हेलो डियर नीट एस्पिरेंट, मैं गगन चौधरी स्वागत करता हूं आपका टारगेट नीट जे के प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैंने ऑल ग्राफ ऑफ फिजिक्स से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करी थी। ये सेकंड पार्ट है। वहां पे मैंने 11th के सारे ही ग्राफ डिस्कस कर लिए थे आपसे। अभी मैं 12th के ग्राफ डिस्कस करने वाला हूं। ये जितने भी आपसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सेकेंडली, आपके अगर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन जहाँ पे आप ग्राफिकल अप्रोच यूज़ कर सकते हो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट आपके ज़रूर आएंगे। तो आप बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। शुरुआत करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली वाली वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप उसको भी देखना जिन्होंने अभी अगर नहीं देखी है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं ग्राफ में आऊँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड ग्राफ्स। तो बच्चों, सबसे पहला ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मुझे पॉइंट चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर के इन्वर्सली वेरी करती है। एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली अवे होगी। तो रेडियली अवे होने की वजह से इस राइट डायरेक्शन में देखेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। और अगर मैं लेफ्ट साइड देख रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स निगेटिव डायरेक्शन, माइनस आर के डायरेक्शन में होगी। तो इसलिए ग्राफ हाइपरबोलिक ही होगा और नीचे बनेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है। सेकेंड ग्राफ है बच्चों निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज। निगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं राइट देख रहा हूं और लेफ्ट देख रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आर डायरेक्शन में है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने इसको अबव क्वाड्रेंट में बनाया है और निगेटिव ई दिखाने के लिए मैंने बिलो क्वाड्रेंट में दिखाया है इसको। और हाइपरबोलिक ग्राफ यहां पर भी बनेगा, आर स्क्वायर के इन्वर्सली वेरी करता है। पोटेंशियल की अगर मैं ग्राफ की बात करूं, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज के पास में पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और निगेटिव चार्ज होगा तो निगेटिव पोटेंशियल होगा, डायरेक्शन पोटेंशियल में नहीं होगी। ये आर के इन्वर्सली वेरी करता है। हाइपरबोलिक ग्राफ यहां पर भी बनेगा। और अगर मैं इसके दोनों साइड अगर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो बोथ साइड विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में हम दोनों ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहां पे निगेटिव चार्ज है, ओरिजिन पे रखा हुआ है। दोनों साइड अगर मैं ग्राफ देख रहा हूं तो निगेटिव पोटेंशियल होने की वजह से ग्राफ यहां पर निगेटिव क्वाड्रेंट में बनेगा। और दोनों ही केसेस में हाइपरबोलिक ग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा, इनवर्सली वेरी कर रहा है। अब बच्चों, मैं कंपैरिजन करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की। दोनों ही हाइपरबोलिक ग्राफ बन रहे हैं, बट एक में आर स्क्वायर के इन्वर्सली वेरी कर रहा है और पोटेंशियल में आर के इन्वर्सली वेरी कर रहा है। तो ये वेरिएशन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रेट से चेंज होगा। यहां पर अगर मैं पोटेंशियल का वेरिएशन देखूं उसकी कंपैरिजन में, तो अगर मैं दोनों ग्राफ को यहां पे कंपेयर कर रहा हूं तो येलो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रेड वाला पोटेंशियल को शो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही डिस्टेंस में ज्यादा चेंज को शो कर रहा है। तो ये दोनों का कंपैरिजन है अगर मैं एक ही ग्राफ में दोनों को प्लॉट करना चाहूं। तो बच्चों, ये मेरे पॉइंट चार्ज से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के ग्राफ्स हो गए। आगे आते हैं। अगर 2 पॉइंट चार्जेस हमने लिए, वहां पे हमने सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज लिया था। अब ये 2 लाइक चार्जेस किसी डिस्टेंस पे रखें, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर वेरिएशन ड्रॉ करना है। अब देखो, इसमें 3 रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन, सेकंड इनके मिडिल का रीजन और ये थर्ड रीजन है। अब इन तीनों रीजन में कैसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों, जैसे अगर मैं फर्स्ट रीजन की बात करूं तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट होगी, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में होगी, ग्राफ नीचे आएगा निगेटिव क्वाड्रेंट में। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में बात करूं तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्योंकि अवे क्रिएट करेंगे तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो मिड पॉइंट पर दोनों कैंसिल कर देंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। इससे मिड से अगर मैं लेफ्ट इस पॉजिटिव चार्ज की टेरिटरी देख रहा हूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, डोमिनेट करेगा, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, निगेटिव क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर देंगे। और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में यहाँ पे आ जाएगी। 2 निगेटिव, एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। अनलाइक चार्जेस की बात करूं तो बच्चों, यहाँ पर फिर से 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन एंड थर्ड रीजन, राइट। फर्स्ट रीजन में इस पॉजिटिव चार्ज की डोमिनेंसी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, निगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो इसलिए हम इस ग्राफ को निगेटिव क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे। इसके मिड के रीजन को मैं देखूं तो दोनों ही चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में क्रिएट कर रहे हैं। अब अपनी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होगा, वहां पर तो आपने पैरेलल टू एक्सिस ही दिखाना है, नॉट डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स ऑन पोजीशन।
और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर सिमेट्रिकली, क्योंकि दोनों सिमिलर मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, और ये कुछ पैराबोलिक टाइप के शेप, और यहाँ पे मिड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्लोप निकालें वो d/dx को बताएगा, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शंस जैसे मिलेंगे तो उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर सिमेट्रिक ग्राफ जो बन रहा है यू शेप का वो आप दिखा सकते हो। टच नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी जीरो नहीं हो रही है इन दोनों के बीच में। अब थर्ड रीजन में आते हैं। इसमें निगेटिव चार्ज की डोमिनेंसी होगी और निगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसलिए हम इस ग्राफ को निगेटिव क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे। पोटेंशियल, अगर दो आइसोलेटेड चार्जेस हों, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो दोनों लाइक चार्जेस में बच्चों क्या होगा कि भी पॉजिटिव चार्ज है तो पूरे में पोटेंशियल पॉजिटिव ही होना है। अब हाइपरबोलिक ग्राफ ही बनना है तो तीनों रीजन में हाइपरबोलिक ही बनेगा। अब ये दोनों हाइपरबोलिक अगर इंटरसेक्शन इनका दिखाऊं, ये पहले वाले का और ये दूसरे वाले का, तो इस केस में ये कुछ सिमेट्रिक यू शेप का ग्राफ बन जाएगा बीच में, क्योंकि अपनी पोजीशन पर पोटेंशियल डिफाइन नहीं होगा। अब वैसे ही अगर मैं आऊँ दो अनलाइक चार्जेस के लिए, तो पॉजिटिव चार्ज इसके पास में पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, जहाँ पे इसकी डोमिनेंसी है, तो फर्स्ट रीजन में पॉजिटिव पोटेंशियल हाइपरबोलिक ऊपर दिखा दिया। थर्ड रीजन की बात करूँ, निगेटिव चार्ज की डोमिनेंसी है तो निगेटिव पोटेंशियल शो कर दिया। मिड रीजन में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पोटेंशियल, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से निगेटिव पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, पोलैरिटी अपोजिट है, तो मिड पॉइंट पर दोनों के पोटेंशियल अगर सम करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो एट द मिड पॉइंट पोटेंशियल विल बी जीरो, और फिर ये वेरिएशन शो कर रहा है पॉजिटिव पोटेंशियल टिल मिड पॉइंट एंड देन निगेटिव पोटेंशियल। तो बच्चों ये आइसोलेटेड चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के ग्राफ है। पहले सिंगल सिंगल चार्ज थे, अभी दो चार्जेस हैं। अगर आप मैग्नीट्यूड अलग लोगे तो उसी के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक आइडिया बता दिया किस तरीके से ग्राफ की शेप आएगी। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके के ग्राफ बनेंगे, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस और देख लेते हैं। ये है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विद डिस्टेंस देखेंगे। तो बच्चों यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कुछ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली होता है। अगर मैं सेंटर की बात करूं x0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट द सेंटर। जैसे जैसे x में वेरी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, और इन्फानाइट पे जाके फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही हो जाएगी, क्योंकि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो पॉइंट चार्ज की तरीके से मान सकता हूं। तो k/r² के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो r इन्फानाइट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देन अगेन विल बी जीरो। तो एक बार वैल्यू जीरो से फिर जीरो होनी है, तो कोई भी अगर वैल्यू वेरी कर रही है जीरो से फिर जीरो होनी है, तो वैल्यू एक बार पीक जरूर अटेन करेगी, पहले बढ़ेगी वैल्यू फिर घटेगी। तो अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं, तो वो वैल्यू आपने याद कर लेनी है, डिफरेंशिएशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ डिफरेंशिएट करने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। और अगर मैं इसमें दोनों ही डायरेक्शन में देखूँ, पॉजिटिव x और निगेटिव x, तो निगेटिव x में अवे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएंगे, निगेटिव डायरेक्शन आएगी, तो इसलिए सेम ग्राफ निगेटिव क्वाड्रेंट में भी बन जाएगा। r/√2 और -r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये बच्चों होगा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का ग्राफ। सेकेंडली, अच्छा इसमें एक बात और कर लेता हूँ, इसके साथ ही इसके पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ ग्राफ और देख लेते हैं। तो जो पोटेंशियल का ग्राफ, पोटेंशियल जो होता है वो होता है k/√r² + x²। तो ये शो कर रहा है कि x के साथ इन्वर्सली वेरी ही करेगा, बट इन्वर्स वेरिएशन में भी यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि एक बार ये शेप चेंज कर रहा है तो डिक्रीज ही कर रहा है, बट डिक्रीज भी एक कंटिन्यूस मैनर में नहीं कर रहा है, एक बार डिक्रीमेंट अलग टाइप का है, यहाँ तक शेप अलग है, उसके बाद शेप अलग आ रही है। इसकी क्या वजह है बच्चों? इसकी वजह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल -dV/dx। तो ये क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज कर रही है। दैट मीन्स अगर मैं स्लोप के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो पहले इंक्रीज करना चाहिए फिर डिक्रीज करना चाहिए। तो ये इसी तरीके से है, स्लोप जीरो है, स्लोप फर्स्टली इंक्रीजेज और उसके बाद स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये r/√2 पे इसकी शेप चेंज होगी। तो ये पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ होगा। नेक्स्ट करते हैं कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज सरफेस पे रिसाइड करेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, सेंटर से चल रहे हैं और आगे इन्फाइनाइट तक जा रहे हैं। तो बच्चों इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो और आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो r² के इन्वर्सली वेरी करती है। चार्ज को सेंटर पे एज्यूम करके पॉइंट चार्ज मान के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आउटसाइड देखेंगे
तो ये हाइपरबोलिकली वेरी करेगा और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो अप टू r इक्वल्स टू कैपिटल R इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आएगी और उसके बाद फिर वेरिएशन इन्वर्सली होगा। अब इस डायरेक्शन में अगर लेफ्ट डायरेक्शन में देखेंगे, ओरिजिन पे इसका सेंटर है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, निगेटिव सेंस में होगी, तो ये ग्राफ हम नीचे वाले क्वाड्रेंट में बना देंगे। पोटेंशियल की बात करें तो देखो E जीरो है, E जीरो होना मीन्स V कांस्टेंट, क्योंकि अगर किसी का ग्रेडियंट जीरो आ रहा है दैट मीन्स दैट क्वांटिटी विल बी कांस्टेंट। तो अप टू x इक्वल्स टू r या स्मॉल r इक्वल्स टू r पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद इन्वर्सली वेरी करेगा, चार्ज को सेंटर पे एज्यूम करके पोटेंशियल निकालेंगे तो इन्वर्सली वेरिएशन आएगा। तो हाइपरबोलिक ग्राफ आ रहा है और दोनों ही डायरेक्शन अगर देखें तो पोटेंशियल स्केलर है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, ग्राफ ऊपर बनेगा। थर्ड है नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। यहां पर वेरिएशन कुछ ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू सरफेस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सेंटर से डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आउटसाइड हम देखेंगे तो इनवर्सली वेरी करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। तो पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, देन हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा, डिक्रीज करेगा, इन्फाइनाइट पे जीरो हो जाएगी वैल्यू। सिमिलर ही ग्राफ बनेगा, ये साइड इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव डायरेक्शन में होने की वजह से निगेटिव क्वाड्रेंट में शो कर देंगे ग्राफ को। पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल अगर इसी के अकॉर्डिंगली देखें तो फर्स्टली द स्लोप विल इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड, स्लोप इज जीरो, देन स्लोप इज इंक्रीजिंग, देन उसके बाद फिर क्या कर रहा है, ई डिक्रीज कर रहा है, ई डिक्रीज कर रहा है तो स्लोप का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर भी स्लोप का जो वेरिएशन है वो चेंज करेगा। पोटेंशियल तो डिक्रीमेंट पहले भी कर रहा था, बाद में भी कर रहा है, सेंटर पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बट वेरिएशन यहां पर कैसा आएगा, पहले r इक्वल्स टू r तक वेरिएशन अलग टाइप से आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, तो स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, देन स्लोप का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारे ग्राफ हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई ना कोई ग्राफ जनरली मिलता रहता है, या फॉर्मूले में ये आ जाता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड कैसे वेरी करता है, तो वो सारे सवाल आपके इस कंसेप्ट से हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों कैपेसिटर। कैपेसिटर में कौन कौन से ग्राफ इंपॉर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। मैं पोटेंशियल और चार्ज का अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो बच्चों इसमें रिलेशन होता है V इक्वल्स टू क्यू बाई सी। होगा क्या कि Q और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, C ये डायमेंशन पे डिपेंड करता है, जिसको कैपेसिटेंस कहते हैं, डायमेंशन पे डिपेंड है, कांस्टेंट होगा गिवन कैपेसिटर के लिए। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा और वाइस वर्सा। अगर मैं चार्ज इसमें पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं तो चार्ज विल इंक्रीज, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो जैसे मैंने बता रखा है बच्चों कि दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके जो क्वांटिटी शो करती है वो क्वांटिटी एरिया को बताता है। तो अगर मैं चार्ज और पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन, और कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क होता है दैट इज एनर्जी, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो जाएगा अगर इसका हम एरिया निकाल रहे हैं। एक सेकेंड केस में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या किसी भी कैपेसिटर में कंडीशन क्या होती है कि फेसिंग सरफेसेस पे, फेसिंग कंडक्टर्स पे इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो इस केस में ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्शन का जो फोर्स है उसका अगर मैं डिस्टेंस के साथ वेरिएशन देखूं तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ये फोर्स इन दोनों के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। कई बार हमारे दिमाग में आ जाता है कि जैसे कूलम्बियन फोर्स में डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली वेरी करता है, तो यहाँ पर कूलम लॉ से फोर्स नहीं निकालेंगे, F इक्वल्स टू QE से निकालेंगे। और किसी भी कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, यूनिफॉर्म होता है, तो इसलिए फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये आया हुआ भी है नीट में क्वेश्चन। उसके बाद चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग कैसे, एक कैपेसिटर है, इसके सीरीज में एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है और फिर यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। तो जैसे ही हम इसमें t इक्वल्स टू 0 पे इसको क्लोज करते हैं तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा कैपेसिटर। तो ये चार्ज का जो वेरिएशन है t के साथ वो कुछ इस तरीके से आता है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट को शो कर रहा होता है, और एक टाइम पे जिसको हम स्टेडी स्टेट कहते हैं t इक्वल्स टू इन्फाइनाइट, तब ये मैक्सिमम चार्ज अटेन कर लेता है। अगर मैं करंट की बात करूं तो जब इसमें चार्ज नहीं था, जीरो चार्ज था, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा करंट फ्लो करेगी क्योंकि काम क्या है बैटरी का, इस कैपेसिटर को चार्ज करना। तो करंट विल बी मैक्सिमम, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा करंट डिक्रीज करना शुरू करेगी। व्हेन कैपेसिटर विल गेट फुली चार्ज करंट विल बिकम जीरो।
तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट शो करेगा, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट शो करेगा। एक डेटा और मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि एक टाइम कांस्टेंट में, टाइम कांस्टेंट होता है आरसी, 63% चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर गेट 63% चार्ज। नेक्स्ट, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग में क्या है बच्चों कि एक चार्ज कैपेसिटर को एक रजिस्टर से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम बैटरी, वहां पे क्या होता था कि बैटरी से चार्ज कर रहे थे, यहाँ पे कैपेसिटर रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो ये कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो इसमें करंट फ्लो कराएगी और इसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड है इसकी थर्मल एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट होना शुरू हो जाएगी। फाइनली ये फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो दैट इज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसमें क्या होगा कि चार्ज डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली और डिक्रीज करते करते इट विल बी जीरो। करंट, यहाँ पे देखो मैंने करंट निगेटिव में शो करी है क्योंकि पहले तो करंट, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा था, करंट उस केस में क्या थी कि चार्ज बढ़ रहा था तो करंट उसी सेंस में फ्लो कर रही थी जिस सेंस में एक पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी चार्ज है तो करंट इसमें अपोजिट सेंस में शो करेंगे। करंट यहाँ पे भी डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चार्ज कम होगा इसका पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल कम होगा तो I इक्वल्स टू V/R। तो इस केस में करंट डिक्रीज करना शुरू करेगी और एक टाइम पे करंट जीरो हो जाएगी। तो दोनों ग्राफ में कंपैरिजन करें तो I का ग्राफ सेम ही है, बट वहाँ पे मैंने पॉजिटिव क्वाड्रेंट में दिखाया था, इधर मैंने करंट को निगेटिव क्वाड्रेंट में दिखाया है। तो बच्चों डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का केस होगा। नेक्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ग्राफ। बच्चों यहाँ पे I और T के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एरिया दोनों को मल्टीप्लाई करा या फिर इंटीग्रेशन I dt, तो I इंटू टी ये चार्ज के बराबर हो जाएगा, IQ/T होता है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो इट विल बी इक्वल्स टू नेट चार्ज फ्लो। किसी भी वायर में क्रॉस सेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है तो उसके थ्रू किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा उस नेट चार्ज फ्लो को बताएगा। तो कभी भी एरिया क्या बताता है उसके लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, वहां से हमें रिजल्ट पता चल जाता है। नेक्स्ट ग्राफ है बच्चों J और E का। J क्या है? करंट डेंसिटी है एंड E इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों J और E में जो रिलेशन होता है वो होता है J इक्वल्स टू सिग्मा E। इसको हम माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। ओम्स लॉ का ही एक फॉर्म है बट थ्योरेटिकल ओम्स लॉ है। ये सिग्मा कंडक्टिविटी होता है, गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि E और J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया, और इसका अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो ये स्लोप सिग्मा कंडक्टिविटी को शो करेगा। तो J वर्सेस E ग्राफ है, करंट डेंसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं बच्चों। ये ओम्स लॉ वेरिफिकेशन का सर्किट है। एक बैटरी लगी हुई है, एक वेरिएबल रजिस्टर है और एक रजिस्टर दे रखा है। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है रजिस्टर के, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और अमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमने सीरीज में एक अमीटर लगाया हुआ है और इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगाया हुआ है। तो हम इसमें जब वोल्टमीटर और अमीटर की रीडिंग कलेक्ट करते हैं तो वहाँ से क्या समझ में आता है, V और I प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। तो इसका IV कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और जो कंडक्टर ये फॉलो करते हैं उनको ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं, ओमिक डिवाइसेस कहते हैं, जो डिवाइसेस फॉलो करती हैं। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसका स्लोप निकालूं तो स्लोप 1/R के बराबर आएगा। R रेजिस्टेंस है और 1/R को हम कंडक्टेंस का नाम भी देते हैं। तो इसका जो स्लोप है वो 1/R या C को बताएगा, क्योंकि रिलेशन यहाँ से क्या है, रिलेशन है I इक्वल्स टू V/R। तो इसका स्लोप 1/R होगा अगर I और V के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं। तो बच्चों ये ग्राफ रही करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही है ग्राफ लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, इसकी लिमिटेशंस हैं। कहाँ कहाँ पे लिमिटेशन है वो देख लेते हैं। गुड कंडक्टर्स ओम्स लॉ एक पर्टिकुलर करंट के बाद फॉलो करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन है, ये फॉलो कर रहे हैं, बट गुड कंडक्टर एक पर्टिकुलर करंट के बाद फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस भी उस केस में थर्मल एनर्जी डेवलप करने की वजह से चेंज होने लग जाएगा। ये डायोड है बच्चों। डायोड का मैं सेमीकंडक्टर में अलग से ग्राफ बताऊंगा अभी। ये भी नॉन ओमिक कंडक्टर है। तो ग्राफ अब ये एक चीज़ और शो कर रहा है, सेम पोटेंशियल पे डिफरेंट करंट्स हैं, कि जैसे जितना पोटेंशियल अगर मैं राइट और उतना ही पोटेंशियल लेफ्ट में लूंगा तो करंट विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट है GaAs का ग्राफ। ये NCERT में दिया हुआ है ग्राफ है बच्चों। GaAs गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ। यहाँ पे IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करा हुआ है। ये क्या शो कर रहा है कि सेम पोटेंशियल
ये अगर डिफरेंट पोटेंशियल है तो उस पर एक सेम करंट होगी, एक ही करंट पे दो अलग अलग पोटेंशियल संभव है। यहाँ पे एक ही पोटेंशियल पे दो अलग अलग करंट संभव हैं, जो ये ग्राफ सजेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पहले तो ये लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियर रीजन है एक पर्टिकुलर पोटेंशियल तक, उसके बाद नॉन लीनियर रीजन आया, यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ रहा है बट करंट डिक्रीज कर रही है, तो ये निगेटिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे रीजन्स हैं, लीनियर रीजन, नॉन लीनियर रीजन एंड नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ये एनसीईआरटी का दिया हुआ ग्राफ है, तो इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे बना सकता है। नेक्स्ट ग्राफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। तो बच्चों अलग अलग रेजिस्टिविटीज का वेरिएशन मैंने दिखा रखा है। तो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ अगर कंडक्टर के लिए करें तो ये क्या शो कर रहा है कि रेजिस्टिविटी जीरो टेम्परेचर पे बहुत कम हो जाएगी एंड देन इट विल इंक्रीज, और ये नॉन लीनियरली इंक्रीज कर रही है। सुपर कंडक्टर, इसमें ग्राफ इस जैसा ही है, बस फर्क क्या है कि एट वेरी लो टेम्परेचर यहाँ पर रेजिस्टिविटी कम तो हुई बट जीरो नहीं हुई है। सुपर कंडक्टर की बात करूं तो यहां पर टेम्परेचर कम पे रेजिस्टिविटी कम होगी और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर लेगा, यहां पर रेजिस्टिविटी विल ड्रॉप टू जीरो। जैसे एग्जांपल मरकरी एट 4 केल्विन, तो 4 केल्विन बहुत ही लो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी अभी तक अचीव नहीं करी जा सकी है। तो ये ग्राफ शो करता है सुपर कंडक्टर के लिए। अलॉयज का ग्राफ कैसा है, ये क्या शो कर रहा है कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ तो रही है बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही, तो इसीलिए जहाँ पे हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पे हम अलॉयज का यूज़ करते हैं, नाइक्रोम का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और सेमीकंडक्टर के लिए क्या है कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है टेम्परेचर के साथ, यानी कि इसका रेजिस्टिविटी कॉफिशिएंट, थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी निगेटिव टाइप का होगा, जैसे इंसुलेटर में भी होता है। रूम टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर हैं वो इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी और यू कैन से रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी शो कर रहा है कि रेजिस्टिविटी कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं सारे। नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं बच्चों। इस केस में हमने क्या करा है कि एक बैटरी जिसका EMF E है, या एक सेल कह सकते हो, ए सेल हैविंग EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं और ये वेरी कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल V और इसमें फ्लो करने वाली करंट I है। तो यहाँ पे अगर मैं वेरिएशंस ड्रॉ करना चाहूँ तो बच्चों इसमें V जो होता है वो होता है E माइनस IR, ये डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी है। तो अगर मैं V और I का ग्राफ प्लॉट करूँगा तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, और यहाँ पर जब करंट जीरो है पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू EMF, इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी कि जब सर्किट ओपन है करंट कोई फ्लो नहीं करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज। और जैसे जैसे यहाँ पर करंट की वैल्यू चेंज कर रही है, करंट की वैल्यू किसकी वजह से चेंज कर रही होगी, रेजिस्टेंस चेंज करने की वजह से, तो ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है। और यहाँ पर जब वोल्टेज ड्रॉप टू जीरो उस टाइम पे करंट को कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये तब हो रहा होगा जब यहाँ का रेजिस्टेंस ड्रॉप टू जीरो हो जाए, और ओपन सर्किट मतलब इन्फानेट रेजिस्टेंस हो जाए, सर्किट ओपन है तो इन्फानेट रेजिस्टेंस, यहाँ जीरो रेजिस्टेंस, ये ओपन सर्किट वोल्टेज है जिसकी वैल्यू, ये ओपन सर्किट वोल्टेज जिसकी वैल्यू EMF के बराबर है और इसकी वैल्यू E बाई स्मॉल r के बराबर है, शॉर्ट सर्किट करंट। तो स्ट्रेट लाइन ये ग्राफ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं V वर्सेस R का ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो इसी से थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। व्हेन रेजिस्टेंस इज जीरो, यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो है, तो रेजिस्टेंस जीरो होने पर V की वैल्यू जीरो थी, करंट इस टाइम पे मैक्सिमम थी, शॉर्ट सर्किट करंट। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और यहाँ पर जब इन्फानेट रेजिस्टेंस हो जाएगा यानी ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ओपन सर्किट होने पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट विल बी इक्वल्स टू EMF ऑफ सेल। ये हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज को शो कर रहा है। पावर और रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो पावर फर्स्टली इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। एक इंस्टेंट पर जब रेजिस्टेंस स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाते हैं पावर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, और इसको हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का नाम भी देते हैं। तो ये पावर वर्सेस रेजिस्टेंस का ग्राफ है। P को कैपिटल R के टर्म्स में डिफरेंशिएट करके इस वैल्यू को अचीव कर लिया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं डायरेक्ट,
तो सारे के सारे ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट थे बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी अच्छे ग्राफ बन रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक स्ट्रेट वायर है जो आई करंट कैरी कर रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम देखते हैं आर के इन्वर्सली वेरी कर रहा है, इसकी थिकनेस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, थिन वायर लेके चल रहे हैं, यानी कि इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का कोई वेरिएशन हम नहीं स्टडी कर रहे, इस केस में थिन वायर है, तो आर के इन्वर्सली वेरी करेगा। हाइपरबोलिक ग्राफ जैसे पहले भी हम देख रहे थे, हाइपरबोलिक ग्राफ जो बन रहे थे। उसके बाद है करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल। तो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल में जो ग्राफ बन रहा है वो ये ग्राफ है। अब इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है वो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है। और आउटसाइड जो वेरी करती है उस वेरिएशन को मैंने यहाँ पे ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करा है। फॉर्मूला भी लिख सकते हैं बट फॉर्मूले में ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस अभी है नहीं, मैं केवल इसका ग्राफिकल वेरिएशन ही शो कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे काम की बात क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे सबसे ज़्यादा होगी और ये डिक्रीज करेगी डिस्टेंस के साथ। जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखने वाली कि इसका जो स्लोप है, जो कर्वेचर की शेप है वो चेंज करती है। वो चेंज करने के लिए हम जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उस मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ एक्स के साथ डिफरेंशिएट करके देखते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन या फिर पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है x इक्वल्स टू आर, दोनों साइड आएगी x इक्वल्स टू आर और x इक्वल्स टू माइनस आर। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये वाली इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत कम जगह दी होती है, बहुत ही कम बुक्स में ऐसे, या फिर हम इसको जनरली नहीं पढ़ते कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है डिस्टेंस के साथ बट इसका भी कर्वेचर चेंज करता है, वो बी मैग्नेटिक फील्ड और एक्स का डिफरेंशिएशन करके हमें आइडिया लग जाएगा। डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, वो यहाँ पे करने का कोई बेनिफिट नहीं है, हम ये याद कर सकते हैं कि कहाँ पर कर्वेचर चेंज करता है इसका। नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं बच्चों। एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है जो करंट कैरी कर रहा है डीसी, इसका मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, हाईएस्ट एट द सरफेस, और उसके बाद आर के इन्वर्सली वेरी करता है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, हाइपरबोलिक ग्राफ बन जाएगा। अब ये दो वायर्स हैं, दोनों सेम करंट कैरी कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, इनटू द प्लेन दोनों की करंट है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन देख लो बच्चों। ये दोनों ही वायर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की डायरेक्शन निकालने का तरीका, अब अपने थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करो तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आ रही है ड्यू टू बोथ द वायर्स। तो यहाँ पे अपवर्ड आने की वजह से मैंने पॉजिटिव क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आर के इन्वर्सली वेरी कर रही है तो इसलिए हाइपरबोलिक ग्राफ आया। वैसे ही अब बीच में इसके मिड रीजन में अगर सेकेंड रीजन में देखूँ तो जो सेकेंड रीजन में क्या देखने के लिए मिल रहा है, फर्स्ट रीजन हो गया, सेकेंड रीजन ड्यू टू फर्स्ट वायर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, ड्यू टू सेकेंड वायर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, दोनों सेम करंट कैरी कर रहे हैं, मिड पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव में दिखा दिया क्वाड्रेंट, यहाँ पे पॉजिटिव में दिखा दिया, मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो। थर्ड रीजन में आते हैं बच्चों। थर्ड रीजन में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर दोनों ही वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डाउन आएंगी, ड्यू टू फर्स्ट वायर डाउनवर्ड, ड्यू टू सेकेंड वायर ऑल्सो डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड निगेटिव क्वाड्रेंट में ये ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, ये बी और एक्स का ग्राफ हो गया। तो ये सारे ग्राफ मैंने एक्सट्रैक्ट करके जो भी अच्छे इंफॉर्मेशन वाले ग्राफ बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे दिखाया आप लोगों को। उसके बाद बच्चों है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसमें सबसे पहले तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, ये जनरली पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज में टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, स्मॉल निगेटिव होती है, तो ग्राफ निगेटिव में दिखा रखा है, एंड नो वेरिएशन विद टेम्परेचर। आफ्टर दैट पैरामैग्नेटिक, क्यूरी लॉ फॉलो करता है, मैग्नेटिक ये ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली वेरी करती है, हाइपरबोलिक ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वेरिएशन, ये क्यूरी विज लॉ फॉलो करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर तक वेरिएशन, और उसके बाद वेरिएशन ये पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, तो उसके बाद वेरिएशन सेम ऐसा ही होएगा जैसे पैरामैग्नेटिक में हो रहा है। तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है बच्चों। तो तीनों ही ग्राफ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिस्टेरेसिस लूप, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हिस्टेरेसिस लूप बनाया जाता है। हिस्टेरेसिस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड। तो बच्चों इस केस में मैंने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बीच ग्राफ बनाया है।
तो ये शो कर रहा है कि पहले जैसे जैसे एच बढ़ाओगे ये मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, उसके बाद जैसे घटाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन घटेगा तो सही, बट ये रिटेन कर लेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब मैं एच की वैल्यू 0 कर दे रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, कितना रिटेन कर रहा है। उसके बाद निगेटिव एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो ये अब मैग्नेटाइजेशन को कम कर रहा है और एक मिनिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉप टू 0, इसको हम कहते हैं कोर्सिविटी, कि कितनी मिनिमम नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन को 0 करने के लिए। और ये जो इसका एरिया आता है हिस्टैरिसीस लूप का, ये एनर्जी कितनी लॉस हो रही है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस में, एरिया उसके प्रोपोर्शनल होता है कि कितनी यहाँ पे हम एनर्जी का लॉस करेंगे। ये डिफरेंट पर्पस के लिए मटेरियल चूज करने के लिए हम इन ग्राफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर मैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो ये ग्राफ आएगा, इसमें शो कर रहा है कि एरिया कम है किसका, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का, तो जहाँ पे एनर्जी लॉस हमारे लिए कंसर्न है वहाँ पे हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करेंगे जैसे ट्रांसफार्मर की कोर में। और जहाँ पर कोर्सिविटी ज़्यादा चाहिए क्योंकि यहाँ पे मोर निगेटिव एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है मैग्नेटाइजेशन 0 करने के लिए, तो वहाँ पे हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कंपैरिजन के लिए ग्राफ का यूज़ कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। आफ्टर दैट बच्चों मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैं ग्रोथ और डीके ऑफ करंट के ग्राफ दिखा रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस सेल का रेजिस्टेंस, और ये स्विच लगा हुआ है t इक्वल्स टू 0 पे, जैसे हम इसको बंद करेंगे तो ये ग्रोथ करेगी करंट, तो करंट विल स्टार्ट टू ग्रो एंड स्टेडी स्टेट t इक्वल्स टू इन्फाइनाइट पे करंट विल बी मैक्सिमम। इसमें बच्चों एक टाइम कांस्टेंट जिसकी वैल्यू L/R के बराबर होती है, 63% करंट का ग्रोथ हो जाता है। तो ये एक्सपोनेंशियल सेम है जैसे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर था, सेम उसकी तरीके से इसका ग्राफ भी वेरी कर रहा है, वहाँ पे चार्ज का वेरिएशन था, यहाँ पे करंट का वेरिएशन है। अगर इसमें मैं एनर्जी स्टोर्ड की बात करूं तो बच्चों जैसे जैसे एनर्जी इसमें करंट बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड होता है ½ Li²। तो ये एक पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, ये एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर और करंट का ग्राफ है। उसके बाद डीके ऑफ करंट, कि अगर हम एक इंडक्टर जिसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है उसको मैं रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ, तो इस केस में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रजिस्टर में थर्मल एनर्जी डिसिपेट कराएगी एंड फाइनली करंट विल बी 0। ये भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। यहाँ पर भी एक टाइम कांस्टेंट में 63% का डीके होगा, तो 63% डीके कर रहा है तो 37% रह जाएगा वन टाइम कांस्टेंट में। यहाँ पे ग्रोथ भी 63% की है और डीके भी 63% का है। तो बच्चों ये ग्रोथ और डीके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में रहे। ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें बच्चों जो ग्राफ है, जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो है रेजोनेंस का ग्राफ। ये रेजोनेंस किस में होता है? एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट सीरीज LCR सर्किट को ही कहते हैं। इसको एक्सेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसीज हैं अगर हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो ये सिग्नल को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ट्यूनिंग नेटवर्क, रेडियो या फिर टेलीविज़न में जो जहाँ पे भी ट्यून करते हैं वहाँ पे इन सर्किट्स का इस्तेमाल करा जाता है। तो इसमें हम रेजोनेंस का ग्राफ पढ़ रहे हैं बच्चों। तो जैसे हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं तो यहाँ फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन से क्या होता है, करंट वेरी कर रही होती है एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विच इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू 1/√LC के बराबर होती है। इस करंट की वैल्यू उस टाइम पर हो जाती है बच्चों मैक्सिमम, ठीक है। करंट मैक्सिमम होगी तो पावर भी मैक्सिमम होगी I²R से। अब दो ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिन पर पावर मैक्सिमम की हाफ होगी या फिर करंट कहें तो 1/√2 होगी, उनको हम कहते हैं लोअर हाफ एंड अपर हाफ फ्रीक्वेंसी। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उससे कम है और हाफ पावर पर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी। और ये रेजोनेंस से ज्यादा पे है, दिस इज कॉल्ड अपर हाफ फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसीज हाफ पावर पे होती हैं। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस आता है इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ, जिसकी वैल्यू R/L के बराबर होती है। दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। फ्रीक्वेंसी के साथ करंट एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, करंट एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम, देन करंट एम्पलीट्यूड विल स्टार्ट टू डिक्रीज। यहां पे नेक्स्ट ग्राफ है इंपीडेंस वर्सेस ओमेगा का। इंपीडेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह सकते हो सर्किट का। तो अगर करंट बढ़ रही है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस
कम हो रहा होगा तो z फर्स्टली विल डिक्रीज विद ओमेगा, और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब करंट मैक्सिमम हो रही है तब इम्पीडेंस मिनिमम हो रहा है, देन अगेन विल स्टार्ट टू इंक्रीज। ओमेगा बढ़ेगा तो इसकी इम्पीडेंस इंक्रीज कर रही होगी। तो ये z वर्सेस ओमेगा का ग्राफ है। तो ये दोनों ही ग्राफ ये रेजोनेंस से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो ये इसमें पूछ लिया जाता है कई बार इंफॉर्मेशन। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में बच्चों पहले मैंने मिरर के ग्राफ दिखाए हैं। तो मिरर में कनकेव और कन्वेक्स मिरर, तो बच्चों जैसे हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज का पता होता है, तो इस ग्राफ यही शो कर रहा है। तो ध्यान से देखना ग्राफ को कि अगर u निगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लाइक ये अगर आपका कनकेव मिरर हुआ, लेफ्ट से रे इंसिडेंट कर रही है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट निगेटिव होंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजरमेंट पॉजिटिव, अबव पॉजिटिव, बिलो निगेटिव, इस तरीके से साइन कन्वेंशन होता है। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ये पैरेलल दिखाना है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज फोकस पे बनेगा, राइट, और रियल इमेज बनेगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा, इमेज भी, जो पहली इमेज कहाँ पे बनी थी फोकस पे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब u और v दोनों की डिस्टेंसेस सेम हो जाएंगी, 2f के बराबर हो जाएंगी। अब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ जाएगा, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड जानी शुरू करेगी, पीछे जानी शुरू करेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो ये वेरिएशन शो कर रहा है u और v का। यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज है। ये मैंने शो किया है लेटरल मैग्निफिकेशन, और इसका जो साइन होगा निगेटिव होगा व्हेन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। अब मैं फोकस से अगर आगे बढ़ता हूँ, ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो इमेज वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल बनने का मीन्स है बियॉन्ड द मिरर बनेगी, तो v पॉजिटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, और थोड़ा फोकस है जैसे आगे शिफ्ट होंगे तो ये वर्चुअल बनाना शुरू कर देगा, यानी कि चेंज होएगा फोकस पे। जैसे ही वो ट्रांजिशन पॉइंट आएगा तो पॉजिटिव में दिखा दिया इसमें v, और पोल पे आएगा तो इमेज इज एट पोल। उसके बाद जैसे मैंने u पॉजिटिव दिखाया है, इधर u दिखाने का मतलब है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इस पे कन्वर्जिंग रेज इंसिडेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए ये रियल इमेज शो कर रहा है, लेफ्ट में बनेगी इमेज। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो आएगा, दैट मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव, और यहाँ पर भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ये वेरिएशन शो कर रहा है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करूं, तो कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज एट फोकस, और वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज बनेगी या पॉइंट साइज इमेज बनेगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आते आते पोल तक आएगा, वर्चुअल ही इमेज बनती रहेगी। उसके बाद ये शो कर रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पोल और फोकस के बीच में है, यानी कि उस पर कन्वर्जिंग रेज इंसिडेंट कर रहे हैं, तो उस केस में रियल इमेज बनती है। और रियल इमेज यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो ये शो कर रहा है कि इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगी। और उसके बाद अगर ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है आगे बढ़ेगा, f से आगे बढ़ेगा, तो ये यहाँ पे वेरिएशन शो कर रहा है, और ये बता रहा है कि यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा और इमेज भी वर्चुअल ही होगी, और ये वेरिएशन कुछ इस तरीके से शो करेगा। मैग्निफिकेशन के साइन की बात करें, रियल ऑब्जेक्ट, ये सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज, अगर दोनों ही वर्चुअल हैं तो उस केस में m की वैल्यू निगेटिव आएगी। और देखो इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बिल्कुल सिंपल सा बता देता हूँ। अगर दोनों एक साइड ही हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज, तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। दोनों अगर अपोजिट साइड हैं तो मैग्निफिकेशन उस केस में पॉजिटिव आएगा। तो रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज दोनों अपोजिट साइड होते हैं, m पॉजिटिव है। दोनों ही वर्चुअल हैं, एक साइड होंगे तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। और यहाँ पर एक वर्चुअल है और रियल इमेज है, तो ये क्या कर रहे होंगे, दोनों अपोजिट साइड रहे होंगे, इसलिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। तो ये हमारा u और v का वेरिएशन है फॉर कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR का ग्राफ। TIR होता है जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही होती है। तो जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे तो ये क्या शो कर रहा है कि पहले I 0 था तो कोई डेविएशन नहीं था, तो डेविएशन इंक्रीज करता चला जाएगा। मैं I बढ़ाऊंगा, R ज़्यादा बढ़ेगा, डेविएशन ज़्यादा आएगा।
अब इस केस में एक पर्टिकुलर एंगल जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल आईसी, इस पे ग्रेज करते हुए चला जाएगा, तो मैक्सिमम डेविएशन जो रिफ्रैक्शन में आता है वो आता है 90 माइनस आई सी, π/2 माइनस आई सी। उसके बाद अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूं तो लाइट रे सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। तो सेम मीडियम में बाउंस बैक करना दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन दिस केस। और यहाँ पे फिर रिफ्लेक्शन के लॉ लगेगा, तो यहाँ पे डेविएशन डेल की वैल्यू होती है 180 यानी कि पाई माइनस 2i। तो यहाँ पे जैसे जैसे i वेरी कर रहा है ये वेरी करेगा, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है और इस स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, ये स्लोप निगेटिव है। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू IC है जिस पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मैक्सिमम डेविएशन इन रिफ्लेक्शन इज 180 पाई माइनस 2IC। तो ये वेरिएशन है डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। प्रिज्म में बात करते हैं, वो जो प्रिज्म का जो डेविएशन है वो डेविएशन होता है डेल इक्वल्स टू I प्लस ई माइनस ए। ये फॉर्मूला है डेविएशन फॉर प्रिज्म। तो यहाँ पे अगर मैं I पे इंसिडेंस करूंगा तो E पे निकलेगा, E पे इंसिडेंस करूंगा तो I पे निकलेगा, यानी कि डेविएशन फॉर टू डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होता है। तो मैंने यही शो कर रखा है कि I और E दो अलग अलग हैं वैल्यूज, डेविएशन सेम है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम I पे इंसिडेंस करेंगे तो इमरजेंस E पे होगा और E पे इंसिडेंस करेंगे तो इमरजेंस I पे हो जाएगा डेविएशन, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज करके लिख दूं, I को पहले और E को बाद में, या E इनके स्वैप कर दूं, तो डेल की वैल्यू सेम ही रहेगी। अब उसके बाद एक ऐसा एंगल आएगा जब I और E बराबर हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं मिनिमम डेविएशन कंडीशन। इस केस में डेविएशन की वैल्यू मिनिमम होगी और उसके बाद फिर डेविएशन इंक्रीज करने लगता है। इस शेप को एक्सपेरिमेंटली बनाया जाता है, इसकी इक्वेशन से हम इसको नहीं बना सकते क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन के ग्राफ्स होते हैं। तो ये लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करा जाता है, तब डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ बनता है। और ये मिनिमम डेविएशन कंडीशन है जो हम याद कर सकते हैं कि मिनिमम डेविएशन होता है व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस बोथ आर इक्वल। तो बच्चों ये हमारे ग्राफ बने रे ऑप्टिक्स में। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में आते हैं। तो दो फिनोमेना बड़ी इंपॉर्टेंट है वेव ऑप्टिक्स में। एक फिनोमेना तो है बच्चों इंटरफियरेंस, इसमें एक्सपेरिमेंट यंग्स ने करा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC। तो इसमें मैंने ये जो YDSC पैटर्न है, स्क्रीन पे किस तरीके से इंटेंसिटी दिखती है उसका ग्राफ बनाया है साइन थीटा के साथ। तो साइन थीटा इसमें क्या है बच्चों कि अगर ये YDSC सेटअप की मैं बात करूं, ये हमारी स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन पे ये किसी पॉइंट पर जहां इंटरफियरेंस हो रहा है, ये एंगल थीटा का साइन है। अब इसके साथ वेरिएशन, तो ये वेरिएशन क्या शो कर रहा है, व्हेन थीटा 0 यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा आएगा। साइन थीटा की वैल्यू व्हेन लैम्डा बाई 2d इन दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है, लैम्डा बाई 2d पे मिनिमम, फिर 3 लैम्डा बाई 2d, 5 लैम्डा बाई 2d, और वैसे ही अबव और बिलो दोनों साइड में इसमें ये इंटेंसिटी इतनी ही डिस्टेंसेस पे, इतने ही एंगल्स पे मिनिमम आएगी। दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा होगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। वैसे मिनिमा फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। इसमें देखने वाली बात क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ ऑल मैक्सिमाज आर सेम, और हर एक ही मैक्सिमा और मिनिमा की विड्थ सेम है, लैम्डा d बाई d। अब मैं डिफ्रैक्शन की बात करता हूँ, डिफ्रैक्शन बेंडिंग एट शार्प एजेस और कॉर्नर। मैं इसमें स्क्रीन पे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसकी इंटेंसिटी वर्सेस साइन थीटा को प्लॉट कर रखा है। तो सेंट्रल मैक्सिमा साइन थीटा 0 पे, ये सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी I0 है। उसके बाद फिर मिनिमा अगर हुआ लैम्डा बाई ए पे, ए स्लिट विड्थ है। उसके बाद नेक्स्ट मिनिमा 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई ए। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी इतनी ही पोजीशंस पर मिनिमा अगर होगा, किन्हीं भी दो मिनिमास के बीच में एक मैक्सिमा आएगा, तो फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा। इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ 2 लैम्डा बाई ए है, और बाकी किन्हीं भी मैक्सिमास की विड्थ लैम्डा बाई ए के बराबर होगी। यानी कि इसमें हर एक जो फ्रिंज है उसकी विड्थ सेम नहीं होती। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बाकी जो मैक्सिमाज हैं या मिनिमाज हैं उसकी कंपैरिजन में डबल होती है। इंटेंसिटी भी वेरी करती है, सेंट्रल मैक्सिमा हाईएस्ट इंटेंसिटी I0, उसके बाद इंटेंसिटी घट के I0 बाई 22.5 हो जाती है, I0 बाई 62.5, जिसको हम फ्रेजनल के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये दो फिनोमेना वेव ऑप्टिक्स में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनका इंटेंसिटी वर्सेस साइन थीटा ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट करा। उसके बाद बच्चों आता है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर।
तो पहले इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड ग्राफ, ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जिसमें हम एक फोटो सेंसिटिव मेटल पे लाइट इंसिडेंट करते हैं और दूसरा जो एनोड है, जो कलेक्टर है इलेक्ट्रॉन का, उसकी पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू कैथोड और करंट के बीच में ग्राफ है। इसको हम फोटो करंट कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में जो फ्लो कर रही है इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन की वजह से। और ये पोटेंशियल है किसका, पोटेंशियल ऑफ एनोड जो कलेक्टर है इलेक्ट्रॉन का विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एनोड का जिस पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देते हैं। दिस माइनस वी नॉट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ेगा करंट बढ़ती है और एक टाइम पे सैचुरेशन अचीव कर लेती है। अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करूंगा तो सैचुरेशन करंट इंक्रीज कर जाएगी। सेम फ्रीक्वेंसी की मैं ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट कर रहा हूँ तो मोर इंटेंसिटी मोर सैचुरेशन करंट विल बी। यहाँ पे हम सेम इंटेंसिटी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, न्यू2 ज़्यादा होगा, तो इसको स्टॉप करने के लिए ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो ये न्यू2 ज़्यादा है न्यू1 से, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये ज़्यादा है सेकंड का फर्स्ट से, और इसमें इंटेंसिटी सेम, सैचुरेशन करंट सेम दिखा रखी है। अब करंट वर्सेस इंटेंसिटी 2025 में ये वाला ये ग्राफ आया हुआ है। करंट वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो बच्चों जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, ये जो करंट है फोटो करंट ये भी इंक्रीज करेगी। हाँ, इसके लिए एक ज़रूरी बात वो क्या है कि आपकी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सके, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे। तो ये इंटेंसिटी के साथ वेरिएशन। उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये है कि जब हम रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं किसी भी फोटो सेंसिटिव मेटल पे, तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये स्ट्रेट लाइन आता है, यहाँ पे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए यहाँ से नीचे मैंने ग्राफ नहीं डॉटेड लाइन शो करी है क्योंकि निगेटिव काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। यहाँ पे इन दोनों का स्लोप tan थीटा h के बराबर होता है, और ये जहाँ पे इंटरसेप्ट है, जहाँ पे कट कर रहा है, वो वर्क फंक्शन है। जैसे इसमें सेकंड का वर्क फंक्शन फर्स्ट से ज़्यादा है। 1/λ के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं क्योंकि रिलेशन कुछ ऐसा है, k max इक्वल्स टू h न्यू माइनस 5 और hc/λ माइनस 5। तो इंटरसेप्ट तो दोनों में ही वर्क फंक्शन होगा बट स्लोप अलग होगा। यहाँ पे स्लोप tan थीटा hc के बराबर है। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये मैटर वेव के बारे में है। डी ब्रॉगली ने मैटर वेव का कंसेप्ट बताया था। तो लैम्डा का डिफरेंट क्वांटिटी के साथ वेरिएशन शो करा हुआ है। तो बच्चों होता क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h/mv होता है। mv मतलब मोमेंटम, तो मोमेंटम के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है। मोमेंटम को √2me, e स्टैंड फॉर एनर्जी, तो अब भी हाइपरबोलिक ग्राफ। एनर्जी चार्ज पार्टिकल के लिए, ये चार्ज पार्टिकल के लिए हो जाएगा, qv होता है। तो यहाँ पर भी सेम हाइपरबोलिक ग्राफ ही बनेगा। और ये रहेगा गैसियस मॉलिक्यूल के लिए, वहाँ पे एनर्जी 3/2 kT होती है। तो ये गैस मॉलिक्यूल के लिए लैम्डा का ग्राफ बन जाएगा। तो ये सारे ही हाइपरबोलिक ग्राफ है मैटर वेव के केस में। इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप ग्राफ एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद एटम एंड न्यूक्लियाई। तो बच्चों एटम एंड न्यूक्लियाई में स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस से रिलेटेड ग्राफ ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस का ग्राफ प्लॉट करा है। तो ये शो कर रहा है यहाँ पे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, घट के फिर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए मैक्सिमम है, आयरन के लिए मैक्सिमम होती है, और एक बार फिर जाके ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है कि सारे के सारे लगभग अनस्टेबल हो जाते हैं, तो वहाँ पर लगभग कांस्टेंट हो जा रही है। एक चीज़ और कि जो न्यूक्लियर प्रोसेस है, फ्यूजन और फ्यूजन दोनों ही प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज करती है आफ्टर द प्रोसेस। तो जैसे फ्यूजन में क्या होगा, दो लाइटर न्यूक्लियाई क्लब होके एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाएंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये इंक्रीज कर जाएगी। और फ्यूजन में क्या होगा कि एक हैवियर न्यूक्लियाई ब्रेक करेगा दो कंपैरेटिव मास के न्यूक्लियाई में, और यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम थी, बढ़ रही है, इधर भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम थी, है बढ़ रही है। तो फ्यूजन और फ्यूजन दोनों प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज करती है। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को बताने का एक और फैक्टर है NZ रेशो। तो बच्चों NZ रेशो अगर 1 है लाइटर न्यूक्लियाई के लिए तो न्यूक्लियाई स्टेबल होता है,
और हैवियर न्यूक्लियाई के लिए NZ रेशो 1 से ज़्यादा। अब इसमें भी एक लाइन ऑफ स्टेबिलिटी है या फिर एक वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। इस पे लाई करने वाले जो भी न्यूक्लियाई हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल मिलते हैं नेचर में, तो इन पे जो भी लाई कर रहे होंगे न्यूक्लियाई दे आर स्टेबल। अब इस केस में अगर इससे ऊपर या नीचे ये NZ रेशो वाला न्यूक्लियाई मिलेगा तो दैट विल बी अनस्टेबल। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो अपने अंदर से पार्टिकल का एमिशन करेगा, तो जैसे यहाँ पे इसको n कम करने हैं और z बढ़ाने हैं तो ये बीटा माइनस एमिशन कर देगा 0n1, इससे एक प्रोटॉन बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक एंटी न्यूट्रिनो सब एटॉमिक पार्टिकल निकल जाएगा। वैसे यहाँ पे अगर NZ रेशो कम है स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड के लिए जो है, तो इस केस में प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी, न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा, तो ये 0n1 बन जाएगा, साथ में एक पॉजिट्रॉन निकलेगा, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रिनो एमिट करेगा। तो ये लाइन ऑफ स्टेबिलिटी से अबव न्यूक्लियाई और बिलो न्यूक्लियाई के लिए बीटा माइनस और बीटा प्लस एमिशन होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। लास्टली हम आते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में डायोड से रिलेटेड ग्राफ बनते हैं। तो जैसे ये पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ है, तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड बायस को शो कर रहा है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है कि अगर आप P का पोटेंशियल N के रेस्पेक्ट में हायर रखोगे तो करंट इंक्रीज करती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक करंट कुछ खास इंक्रीज नहीं कर रही है, ऑलमोस्ट जीरो ही है, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड नी पोटेंशियल। उसके बाद फिर करंट वेरी करना शुरू कर देती है और ये नॉन ओमिक डिवाइस है, नॉन लीनियरली वेरी करता है। अगर हम इसको रिवर्स बायस करते हैं, रिवर्स बायस का मतलब होता है कि जो P साइड है उसका पोटेंशियल N की कंपैरिजन में हम लोअर रखते हैं। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि करंट ऑलमोस्ट जीरो ही है एक पर्टिकुलर पोटेंशियल तक, ठीक है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ये मिली एम्पियर की रेंज की होगी फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर की रेंज की, तो लगभग जीरो पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जिसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाती है। ये ब्रेकडाउन ऑफ डायोड को शो कर रहा है। तो ये IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड है। एक फोटोडायोड, फोटोडायोड में क्या होता है कि लाइट इंसिडेंट करने की वजह से इसमें जो पीएन जंक्शन में जो डिप्लीशन रीजन है वहाँ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से करंट वेरी करती है, रिवर्स बाइसिंग में काम करता है। ये डार्क करंट मतलब अगर आपने बहुत ही कम इंटेंसिटी इंसिडेंट करी है तो लगभग इस जैसा ग्राफ आएगा, बहुत ही कम करंट है, जीरो ही है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि ज़्यादा बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, ज़्यादा रिवर्स करंट फ्लो करेगी, तो ये लाइट सिग्नल डिटेक्शन के काम में आती है। ये सोलर सेल है बच्चों, सोलर सेल ऑलमोस्ट फोटोडायोड जैसा ही होता है। ये तो रिवर्स बायस्ड होता है, ये अनबायस्ड होता है। तो अनबायसिंग की वजह से इस केस में ग्राफ हम ये थर्ड क्वाड्रेंट में ना ड्रॉ करके फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद फोटो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट कर रहा है, खुद करंट जनरेट करेगा जब हम इसकी डिप्लीशन रीजन पे लाइट इंसिडेंट करेंगे। तो ये ग्राफ आता है, ये शॉर्ट सर्किट करंट है व्हेन वोल्टेज इज जीरो और वोल्टेज मैक्सिमम करंट जीरो, इसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। तो बच्चों ये हमारे ग्राफ सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। सो मैंने सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ यहाँ पे आपसे डिस्कस करे, या तो यही ग्राफ जो मैंने 2 वीडियोस शेयर करी हैं सेम यही ग्राफ, इनमें से कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, या फिर आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। तो आप बच्चों दोनों वीडियोस देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक करें, और इसमें हम और भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे ताकि नीट जर्नी में हम आपका सपोर्ट कर सकें, ठीक है। और नीट तक हम आपसे जुड़े रहेंगे इन्हीं वीडियो के माध्यम से। कुछ नई सीरीज़ में और लेके आऊँगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।